हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपके मानव व्यवहार का आधार। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में 7 से 8 सवाल आपके मानव व्यवहार का आधार से पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज पूरा क्वेश्चन चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, आज इसे कंप्लीट करके रहा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप सच में सीरियस हो साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट, थ्योरी और एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इतना कर लेते हो, आपके लिए पूरा बुक लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना कर लो, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मानव व्यवहार का आधार। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विशेष रूप से जीव विज्ञान का प्रमुख ध्यान केंद्र है? पहला ऑप्शन है व्यवहारिक कार्यों की जीवनिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाओं और विचारों, या ऑप्शन सी भौतिकीय प्रक्रियाएं और उनके प्रभाव की प्रक्रियाएं, या ऑप्शन डी मानव व्यवहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को आप वीवीए क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। इस सवाल आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कारकों से कैसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है मानसिक विज्ञान, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, या ऑप्शन डी व्यवहारिक जेनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, व्यवहार जेनेटिक्स। अच्छा, आप बता सकते हो व्यवहारिक जेनेटिक्स के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, व्यवहारिक जेनेटिक्स के आविष्कारक आपके फ्रांसीसी गैल्टन साहब को माना जाता है, जिन्होंने व्यवहार अनुवांशिकी का आविष्कार किया था। व्यवहार अनुवांशिकी हमें ये बतलाता है कि हमें व्यवहार या व्यक्तित्व विरासत में नहीं मिलता है, बल्कि हमें जीन विरासत में मिलता है। जैसे कि बात की जाए जीन की, तो जो आपकी हेरिडिटी होती है, जिसे आप हिंदी में जीन कहते हो, जैसे कि आपके आंखें काला होना, आपके बालों का झड़ना, आपके गोरापन, आपके कालापन, आपका कुछ ऐसा नेचर जो आपके पापा मम्मी से, नाना दादी से मिलता हो, तो ये सारे आपके हेरिडिटी हैं, जीन से मिले होते हैं। ना कि आपके जो व्यवहार हैं और आपके मानसिक हैं, ये सब कुछ आपके पर्यावरण के हिसाब से मिलता है। लेकिन जो आपका जेनेटिक होता है, किसी-किसी का बाल झड़ जाता है, वो उनके पापा या दादा की वजह से उनका बाल झड़ना जेनेटिक कहलाता है। तो ये सारे चीज़ आपके व्यवहारिक जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। और इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक नाम याद रखना, गेल्टन। इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, कौन सा मस्तिष्क संरचना हृदय दर और सांस आदि बुनाई को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है हिपोकैम्पस, ऑप्शन बी है एमडेगला, या ऑप्शन सी मेडुला, या ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेडुला। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? तो आपके मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा आपके मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। इसके स्थान का मतलब होता है कि वो जगह जहां आपका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जुड़ती होती है, उसको मेडुला कहते हैं। यह आपसे दिल की धड़कन, सांस लेने और रक्तचाप जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करता है। जो आपका हार्ट बीट होता है, जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ हड्डी को जहाँ जोड़ता है, ये सारा काम आपके मेडुला ऑब्लांगेटा को है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, न्यूरॉन्स के अंदर जानकारी कैसे प्रसारित होती है और उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सिनेप्टिक, ऑप्शन बी है न्यूरोजेनेसिस, या ऑप्शन सी एक्सोनिक प्रसारण, या ऑप्शन डी एक्शन पोटेंशियल।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। क्या आप बता सकते हो एक्शन पोटेंशियल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा एक्शन पोटेंशियल को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला विकास चरण, दूसरा चरम चरण, तीसरा पतन चरण और तीसरा अंतर्सुत चरण और पाँचवा आपका दुःसाध्य अवधि माना जाता है। ये 5 आपके चरण हैं जो आपके एक्शन पोटेंशियल को डिवाइड किया जाता है, उसको विभाजित करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, उन्हें बुलाने और बाहरी वातावरण के साथ संवाद करने के लिए सुमात्मक तंत्रिका प्रणाली क्या कहलाती है और वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्वचालित तंत्रिका प्रणाली, या ऑप्शन बी स्वात्मक, या ऑप्शन सी सुमात्मक, या ऑप्शन डी केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर से आपके पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, जाकर आप पेपर उठाकर देख सकते हो। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, चाहे बिहार हो, आपका झारखंड हो, जहाँ भी आपका साइकोलॉजी का पेपर होता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, हर बार आपके न्यूरोट्रांसमीटर आपका फेवरेट है साइकोलॉजी का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर वो रासायनिक यंत्रित करने वाले रासायनिक होते हैं जिनके द्वारा न्यूरॉन्स के बीच संकेत प्रसारित होता है, और ये किसे पार करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सिनेप्टिक एक्सॉन हिलोक, माइलिन सीट, या ऑप्शन डी सेल बॉडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है और इसका कार्य क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर का रासायनिक संदेशवाहक होता है। याद रखना, न्यूरोट्रांसमीटर एक आपका रासायनिक केमिकल, ठीक है, केमिकल संदेशवाहक होता है, जो आपके केमिकली द्वारा आपके संदेश को, आपके कम्युनिकेशन को एक पार से दूसरे पार पहुँचाता है। वो एक तंत्रिका कोशिका से संदेश को एक स्थान से दूसरे तंत्रिका मांसपेशीय या ग्रंथि कोशिका तक ले जाता है। और आपसे ये सवाल पूछा गया था यूजीसी नेट में कि न्यूरोट्रांसमीटर की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर की कुल संख्या कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी संख्या 100 से ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा होता है। कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आपका नंबर इतना होता है, लेकिन जहाँ पर ऑप्शन दिया जाए कि 100 से ज़्यादा, तो आप आंसर उसे टिक आउट करना 100 से ज़्यादा। और न्यूरोट्रांसमीटर एक आपका केमिकल रासायनिक है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह आपका संदेश को ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ये आपको याद करने का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में अक्सर संदर्भ में आता है और खतरे या खतरे के प्रतिक्रिया के प्रति मुकाबला करने पर छूटता है? पहला ऑप्शन है डोपामाइन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, या ऑप्शन सी कोर्टिसोल, या ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोई आप बता सकता है कोर्टिसोल होता क्या है? जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वो होता क्या है कोर्टिसोल, आपको पता होना चाहिए। कोर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है, जो कि आपके तनाव का एहसास कराता है। ये हार्मोन आपके ब्लड शुगर और आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और सूजन कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है। और याद रखिएगा, जो आपका मेमोरी बढ़ाने का भी काम करता है, जो आप कोई भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद कर पाते हो, वो आपके कोर्टिसोल की वजह से ही। आप कोई भी चीज़, या आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन का आंसर याद लंबे समय तक कर पाओ, उसमें कोर्टिसोल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। ये आपकी मेमोरी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है। और याद रखिएगा, जो आपको हार्मोन जो होता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, और आपसे ब्लड प्रेशर को काफ़ी कंट्रोल करने में भी कोर्टिसोल का काफ़ी योगदान है। तो ये सारे पॉइंट इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 8 है, जिन मस्तिष्क क्षेत्रों के बारे में कहा जाता है कि वो विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं, इसे किसी कौन-सा शब्द से कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क प्लास्टिसिटी, या ऑप्शन बी है मस्तिष्क लेटरलाइजेशन, या ऑप्शन सी मस्तिष्क इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी मस्तिष्क होमियोस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लाइट या फाइट। फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में किसके संक्रियण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्वचालित, स्वात्मक, सुमात्मक, या ऑप्शन डी केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, अंतशोधन प्रणाली किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से अंतर्गत अंशों में संकेत प्रसारित किए जाते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हार्मोन्स, सेकंड ऑप्शन है रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, या ऑप्शन डी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जस्ट मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताया था, तो उसको लेकर कन्फ्यूजन मत होइएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर का एक रासायनिक संदेशवाहक है, जो कि एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, और इसकी कुल संख्या 100 से ज़्यादा होती है, मैंने आपको जस्ट बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन 11 है, न्यूरॉन्स के विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर के बीच संकेत प्रसारण कौन सा होता है? एक्सॉन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, या ऑप्शन डी है साइनोप्रिक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है, जो मैंने अभी आपको जो बताया था न्यूरॉन्स के बारे में और न्यूरोट्रांसमीटर, उनके बीच जो आपका संकेत प्रसारण होता है वो कौन सा प्रसारण होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा न्यूरॉन्स के बीच संकेत प्रसारण कैसे कहलाता है? पहला ऑप्शन है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है न्यूरोजेनिस, या ऑप्शन सी एक्सोनिक, या ऑप्शन डी एक्शन पोटेंशियल। इस चैप्टर को जरूर पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा हर बात को मेरे, और हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट तौर पे लीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो आपके पेपर में 5 से 7 सवाल आपको डिट्टो मिल जाएगा, या इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 100% श्योर है आपका। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसमीटर के द्वारा न्यूरॉन्स के बीच जो संकेत प्रसारण होता है उसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जानकारी के जेनेटिक संरचना को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फेनोटाइप, ऑप्शन बी है जेनोटाइप, अलील, या ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जेनोटाइप। क्या आप बता सकते हो जेनोटाइप का मतलब क्या होता है? तो जेनोटाइप का मतलब होता है किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना, उस जीव का जीव प्रचरण या जीनोटाइप कहलाता है। इसके द्वारा ही जीवों को गुणों का संरचना भी होता है, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जीनोटाइप। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लोग मेरे लिए बस वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग वीडियो देख रहे हो। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर, हर एक दिन हर एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में कैसा वातावरणीय कारक और अनुभव जिन व्यक्ति के अभिव्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं, और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है
प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक जेनेटिक्स या ऑप्शन सी इपिजेनेटिक्स या ऑप्शन डी न्यूरोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और इसे याद रखिएगा कि जीव विज्ञान में आपका वातावरण कारक और अनुभव जिन व्यक्ति अभिव्यक्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं उस अध्ययन को इपिजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, मनोविज्ञान बनाम प्रकृति या परिस्थिति विवाद किस पहले क्वेश्चन देख लो। मनोविज्ञान में प्रकृति बनाम परिस्थिति विवाद मानसिक व्यवहार पर जेनेटिक कारकों और पारिवारिक कारकों के प्रति संबंधित प्रभाव के बारे में चर्चा से संबंधित है। ये किसके बारे में बहस आपको बतलाता है, आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्राकृतिक बनाम परिस्थिति मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। जो आपका नेचुरल बनाम अगर पोर्शन पूछ ले, ठीक है, या नेचुरल बनाम आपका एनवायरनमेंट पूछ ले, तो जो आपका नेचुरल होता है वो आपका जेनेटिक होता है। मैंने आपको जब से एनसीईआरटी स्टार्ट किया गया है, तब से मैं ये सवाल तीसरा या चौथा बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। हर बार आपका लैंग्वेज अलग होता है लेकिन पूछने का पैटर्न आपका सेम है। जहाँ भी आपका नेचुरल और परिस्थिति के बारे में बताया जाए तो इसका आंसर ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा। जहाँ पे प्रकृति दिखे वो आपका जेनेटिक होगा, चाहे जेनेटिक लिखा हो चाहे हेरिडिटी लिखा हो। प्रकृति का जेनेटिक कारक होता है और आपका जो परिस्थिति है, जो आपका समाज है, जो आपका कोई भी परिस्थिति सिचुएशन हो, वो सब आपके इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक अगर आपने फर्स्ट इसका प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किया होगा तो प्रकृति बनाम पोषण करके क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें भी आपका जीन और आपका इन्वायरमेंट आंसर होता है, ठीक है? तो प्रकृति बनाम पोषण पूछे या प्रकृति बनाम परिस्थिति पूछे, हमेशा आपका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक और परिवर्तनीय। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चेतन अचेतन का बात किसने किया था? तो मोहन फ्राइड साहब ने सीखने के 3 नियम बताए थे, चेतन, अचेतन और आपका अचेतन कुछ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, ब्रेन की क्षमता किसी विशेष समयानुसार पुनर्गठन और समायोजन के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक विकास के दौरान क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है ब्रेन प्लास्टिसिटी, या ऑप्शन बी है न्यूरोट्रांसमिशन, या ऑप्शन सी ब्रेन लेटरलाइजेशन, या ऑप्शन डी ब्रेन होम्योस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्रेन प्लास्टिसिटी। क्या आप बता सकते हो ब्रेन प्लास्टिसिटी होता क्या है? तो याद रखना, ब्रेन प्लास्टिसिटी से हम क्या हासिल कर सकते हैं? मस्तिष्क का आयतन और याददाश्त बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, ब्रेन प्लास्टिसिटी आपके याददाश्त को और आपके आयतन को बढ़ाने का काम करता है। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी आप समझ चुके होंगे कि ब्रेन प्लास्टिसिटी आपके मस्तिष्क का आयतन और याददाश्त को बढ़ाने में ब्रेन प्लास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, सोने और जागने की व्यवस्था में विनियमित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? जैसे कि आप सोते हो और जगते हो, उन दोनों को विनियमित करने के लिए कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा जिम्मेदार है, इसे आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी है एम्बडिगला, या ऑप्शन सी है पाइनियल ग्लैंड, या ऑप्शन डी थैलमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपके सोने और जागने को व्यवस्था को जो आपके कंट्रोल करता है उसे पाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो आप बता सकते हो पाइनल ग्लैंड होता क्या है और इस ये कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पाइनियल ग्लैंड आपके मस्तिष्क में गहराई में पाए जाने वाला एक काफ़ी छोटू सा संरचना होने वाला एक इकाई है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके नींद को नियंत्रित करता है। और याद रखिएगा, पाइनियल ग्लैंड आपका एक हार्मोन है जो कि आपके नींद को कंट्रोल करता है और छोटी सी इकाई होता है। मतलब छोटा सा आपका माइक्रो यूनिट होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन कैसे विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है और इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्यवहारवाद, मानसिक विज्ञान, या ऑप्शन डी मानवतावाद।
तो जस्ट मैंने आपको बताया था न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, जो कि आपके मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्यवहारवाद, इसमें कोई भी व्यवहारवाद का या मानवतावाद का कोई भी ज़िक्र नहीं है, तो इसका आंसर तो आँख बंद करके कभी होगा ही नहीं। 2 आपका ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको लगेगा कन्फ्यूज़न होगा कि आंसर क्या हो सकता है, 1 ए और सी में। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप देखकर ही काट लेना, क्योंकि जब बात की जाए मानव व्यवहार की संरचना की, न्यूरोट्रांसमीटर की, तो उसमें आपका व्यवहारवाद और मानवतावाद, ये सारे वर्ड कोई भी काम के नहीं है। आप इन्हें देखकर ही पहले कैंसल कर देना। ए और सी में आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया एक भौतिक प्रतिक्रिया है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, विश्राम, तनावपूर्ण, या ऑप्शन डी ज्ञान की अश्मिति। तो फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया एक तनावपूर्ण परिस्थितियां मानी जाती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, तंत्रिका प्रणाली में तंत्रिका प्रणाली में माइलिनेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि तंत्रिका प्रणाली में माइलिनेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप 4 ऑप्शन को रीड करो और आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, और आपसे बोलना पड़ता है वीडियो को शेयर करने के लिए, तब आप शेयर करते हो। जितने भी आपके ग्रुप्स में दोस्त हैं या फिर आपके जो फ्रेंड हैं जो साइकोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए अपने हर ग्रुप्स में। और वीडियो को जितने लोग देख रहे हो, कम से कम हर कोई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, एक्सन्स के माइलिन में अलंकरण। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जस्ट मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, तो इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा। अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आपका ध्यान इस वीडियो पे नहीं है। क्वेश्चन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सिनेप्टिक्स के बीच संकेतों को पार करते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हार्मोन्स, ऑप्शन बी है रिसेप्टर्स, एंजाइम, या ऑप्शन डी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एक जगह से दूसरे जगह आपके संकेतों को पार करता है। और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। जबकि मैंने पॉइंट आपके छठे क्वेश्चन में आपको समझा कर बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक केमिकल पदार्थ है जो एक जगह से दूसरे जगह आपके संदेश को ट्रांसफ़र करता है, और इसमें कुल संख्या 100 से ज़्यादा होती है। तो सारे पॉइंट आप इसे याद रखिएगा, और इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की वो हिस्सा जो अन्य न्यूरॉन्स से संकेत प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब आपको बताना है कि न्यूरॉन्स का वो हिस्सा जो अन्य न्यूरॉन्स से संकेत प्राप्त करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, या ऑप्शन डी सिंपैथिक्स। तो उसको हम डेंड्राइट के नाम से जानते हैं, जो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को संकेत को प्राप्त करता है, उसे डेंड्राइट कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 है, फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया शरीर को त्वरित क्रियाशीलता के लिए तैयार करती है। हृदय दर की धीमा करना, पाचन को बढ़ावा देना, या रक्त वाहिनियों को सम्मिलित करना, या ऑप्शन डी एड्रेनलिन को रिलीज करना। तो इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो आपको रिलीज करता है आपके क्रियाशीलता को तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, और इससे कई बार आपके पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? नई स्मृतियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मस्तिष्क का क्षेत्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है? हिप्पोकैम्पस, दूसरा ऑप्शन है एमिगडाला, या ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन डी थैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
आप बता सकते हो हिप्पोकैम्पस क्या होता है? जैसे कि आपने अगर एनसीईआरटी क्लास 12 में अगर आपने साइकोलॉजी से किया होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो हिप्पोकैम्पस होता क्या है। नहीं तो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है हिप्पोकैम्पस। अगर आपने ध्यान से क्लास किया होगा तो आप बता सकते हो हिप्पोकैम्पस होता क्या है। जिनको नहीं पता, याद रखिएगा कि हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नामक एक पार्ट होता है, जो किसी भी चीज़ को याद करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करता है। हिप्पोकैम्पस जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके 5 साल, 7 साल पहले जो भी आपने कुछ किया होगा, वो आपको याद होगा। लेकिन आपने बचपन में क्या किया, आपके बचपन जैसे कि 8 साल पहले से उम्र में आपने बचपन में कौन-सा गेम खेला हुआ है, कौन से आपके दोस्त थे, आपने स्कूल टाइम में आपने क्या-क्या करतूत करा हुआ है, क्या-क्या आपने कांड किया है, क्या-क्या अपनी यादें हैं या कुछ भी अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी, कोई भी बात आपको याद होगी नहीं। आपके अगर 100% आपने कोई बचपन में काम किया होगा, तो बचपन का 100% में से आपको 10 से 20% आपको बात याद रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है। जैसे कि हिप्पोकैम्पस आपके जन्म के कुछ साल बाद आपका हिप्पोकैम्पस आपके शरीर में विकसित होता है। जन्म लेते हो तो आपके अंदर हिप्पोकैम्पस देखने को नहीं मिलता है। वो आपकी बॉडी में संरचना भी नहीं हो रहता है, इसलिए आप उसे भूल जाते हो। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके अंदर हिप्पोकैम्पस नामक जो पदार्थ है वो आपकी बॉडी के अंदर गठन होता है और उसके वजह से आपकी हर बात आप उसे याद कर पाते हो और अपने बचपन टाइम में आपके अंदर हिप्पोकैम्पस होता नहीं है। इस वजह से आपके बचपन की बातें आपको याद नहीं रहती। वो सारा चीज़ आपके हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है, स्वतंत्र तंत्रिका प्रणाली किसे नियंत्रित करती है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हिप्पोकैम्पस जब मैं करा ही रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेल दिमाग में कब होता है? जो आपका माइंड है, जिसे आप दिमाग बोलते हो, दिमाग में सबसे ज़्यादा सेल किस टाइम होता है? तो याद रखिएगा ये सवाल आपके साइकोलॉजी का पूछा हुआ सवाल है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके माइंड में सबसे ज़्यादा सेल आपके बचपन में होता है। कब किस ऐज में होता है? तो 2 साल की ऐज में सबसे ज़्यादा आपके माइंड में कोशिका पाई जाती हैं, जिसे आप इंग्लिश में सेल के नाम से जानते हो। और इसे याद रखिएगा कि आपके बचपन में हिप्पोकैम्पस आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर नहीं पाया जाता। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि हिप्पोकैम्पस कहाँ पर होता है? तो हिप्पोकैम्पस याद रखिएगा, जो आपका थैलेमस होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है आपका हिप्पोकैम्पस, जो आपके 8 से 10 साल जब आपका ऐज जैसे-जैसे बढ़ता है, वो आपके मस्तिष्क में उसका निर्माण होने लगता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपका क्वेश्चन कोई मिस ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करे होगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। मैं आपके सोच सकते हो 9 बजे स्कूल पहुँचना है और मुझे 5 बजे छुट्टी होता है। 9 से 5 स्कूल करने के बाद फिर मैं आता हूँ रूम पे, 6 बज जाता है रूम पे आते-आते। 6 बजे के बाद फिर आपका क्वेश्चन को जो मुझे पढ़ाना होता है, जो आपको बताना होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना, इतने थकान के बाद। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको डेली एक क्लास करा दिया जाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और उसपे वीडियो पे लाइक ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोग देखते हैं तो मुझे बुरा लगता है। क्योंकि आप लोग के लिए अच्छे से कराने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे आपकी वीडियो आपकी तैयारी करने के लिए 1 से 2 घंटे मुझे अपना टाइम देना होता है। और उसमें मुझे स्कूल का भी काम होता है और मुझे कुछ पर्सनल भी काम होते हैं। फिर भी आप लोग के लिए इतना टाइम निकाल कर आपको डेली क्लास मिल पाए, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, इसलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग 400-500 लोग वीडियो देखते हो, लेकिन मुश्किल से वीडियो पे लाइक होता है 50-60। तो बस अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आप चाहते हो आपके एग्ज़ाम तक डेली ऐसा वीडियो लाया जाए, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे से आप लोग के लिए उतना मेहनत किया जाएगा। बशर्ते आप मेरे मुझे लाइक और शेयर करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? तो इसे याद रखिएगा और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उस पे ज़रूर विचार कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर करने में कंजूसी मत किया कीजिए। क्वेश्चन 26 है, ब्रेन का कौन-सा भाग आवश्यकता के हिसाब से
हृदयदायक दर और सांस प्रक्रिया आदि को नियंत्रित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि कौन सा ऐसा भाग है जो कि आपके ब्रेन का और जो आपका हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। सेकंड ऑप्शन है एम्टिगुला। ऑप्शन सी है मेडुला, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपको याद आ रहा हो मेडुला के बारे में तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि मेडुला के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस। तो आप बता सकते हो, इसका राइट आंसर आपने देख लिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है, न्यूरॉन्स के बीच संकेत प्रसारण के लिए कौन सा प्रक्रियात्मक घटक जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है सिनेप्टिक, ऑप्शन बी है न्यूरोजेनिस, ऑप्शन सी है एक्सोनिक या ऑप्शन डी एक्शन पोटेंशियल। तो जस्ट मैंने आपको बताया था एक्शन पोटेंशियल के बारे में, जिसे 5 घटकों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, न्यूरॉन्स की कौन सी भागीदारी वाहिनी द्वारा स्वैच्छिक गतियां और बाहरी वातावरण के साथ संवाद करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 38 क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता आपको कराने में, क्योंकि ऐसा टॉपिक है आज का कि जिससे आपके पेपर में 4 से 5 सवाल ऑटोमेटिक डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और सारे क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। इस टॉपिक को कम से कम 2-3 बार रिपीट ज़रूर करना, ठीक है? एक बार देखकर इस वीडियो को छोड़ना मत। इस अच्छे से अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, तो इस चैप्टर में टोटल 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन अच्छे से सिर्फ़ आँख बंद करके नहीं, पूरा ध्यान से 38 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार चलाकर अच्छे से देखना और जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, उसे अलग नोटबुक में आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और एक लोग भी इसमें गलती नहीं करोगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर मैंने अभी तक 5 बार बता चुका हूँ। तो जितने अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर आप गलती नहीं बताओगे। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन सी। न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक रासायनिक पदार्थ है या केमिकल पदार्थ है जो आपके एक जगह से दूसरे जगह आपके एक कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है और इसमें जो संख्या होती है वो 100 से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया किस स्थिति के प्रति एक भौतिक प्रतिक्रिया है? पहला ऑप्शन है भावनाओं को उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है स्वतंत्र गतियाँ या अचेतनता या ऑप्शन डी विश्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, स्वतंत्र गतियाँ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नए स्मृति का गठन करता है? मतलब आपको बताना है कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा जो आपके नए स्मृति को या नई मेमोरी को गठन करता है। पहला ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी है एमिग्डाला या ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी थैलेमस। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपका हिप्पोकैम्पस होता है वो आपके नए मेमोरी को गठन करता है। जो आपके बचपन में हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क के अंदर नहीं होता है, उस वजह से आपका कोई भी याद, आपकी कोई भी बचपन की मेमोरी याद नहीं रहती है। इसलिए आजकल, पहले के ज़माने में फ़ोटो नहीं हुआ होता था, तो बचपन में लोग 1 से 4-5 फ़ोटो अपने पास रखते थे और बाद में जब 20 साल या 22 साल के हो जाते थे, तो जब आप बचपन के फ़ोटो देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी मिलती थी। लेकिन आजकल इतना स्मार्टफ़ोन हो गया है कि आजकल लोग बर्थडे साल में 1 बार नहीं मनाते, महीने-महीने बर्थडे मनाया जा रहा है। तो पहले 1 साल में बर्थडे होते थे और किसी-किसी का बर्थडे होता भी नहीं है। लेकिन आजकल
जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, आजकल उनका 1 महीने पे ही उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया कैसे आगे जा रही है और जो 1 महीने में बर्थडे मना रहे हैं और इतना सारा उनका फ़ोटोशूट हो रहा है, तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो वीडियो देखेंगे, रील देखेंगे या अपने फ़ोटोग्राफ देखेंगे, तो उनको हर चीज़ उनको याद आएगा कि उनकी बचपन की ज़िंदगी कैसी थी। लेकिन जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों में से किसी को बचपन की यादें याद नहीं होंगी कि आपने 100% में आपको 20-30% ही आपको बचपन की यादें याद होंगी। तो किसके वजह से याद नहीं है आपको? तो हिप्पोकैम्पस की वजह से आपको याद नहीं है। क्योंकि आपके बचपन में आपके मस्तिष्क के अंदर ये गठन नहीं होता है। उस टाइम आपके मस्तिष्क में तैयार नहीं हुआ होता है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके हिप्पोकैम्पस आपके शरीर के अंदर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और याद रखिएगा जैसे-जैसे आपका एज खत्म होगा, तो वैसे-वैसे आपका हिप्पोकैम्पस आपका धीरे-धीरे खत्म भी होते जाएगा। इसलिए जब आप देखते हो, जब आप बूढ़े हो जाओगे या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी याददाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो किसकी वजह से? तो हिप्पोकैम्पस की वजह से। उनकी जो मेमोरी होती है, वो आपका खत्म होने लगता है, उसका जो पदार्थ होता है, वो नष्ट होने लगता है। तो उस वजह से वो याद नहीं कर पाते हैं कि वो सामने वाला इंसान कौन है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। हिप्पोकैम्पस को लेकर एक भी क्वेश्चन आपके माइंड में होना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 32 है, मस्तिष्क के किस हिस्से में अचेतन ब्रेन कहा जाता है? क्योंकि यह अश्वेत कार्यों के जिम्मेदार होता है। पहला ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी है एमिग्डाला, या ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन डी थैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो हाइपोथैलेमस होता क्या है? अगर आपने ग्रेजुएशन या एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस आपके माइंड का जो आपका थैलेमस है, जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है, जो कि आपके हाइपोथैलेमस प्यार को, आपके भूख को, आपके नींद को, आपके सेक्स को, सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी आपके प्यास लगना, भूख लगना, नींद आना, सेक्स करना, ये सारे चीज़ आपको कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, जो कि आपके जितने भी फिजिकल कार्य हैं, उस सबको नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बोर मुझे नहीं लगता कि आप कोई बोर हो रहा होगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो किसी को भी बोर होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि जिन मस्तिष्क क्षेत्र को विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रेन प्लास्टिसिटी, या ऑप्शन बी है ब्रेन लेटराइजेशन, या ऑप्शन सी है ब्रेन इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी ब्रेन होम्योस्टेसिस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य आपके संकेतों का प्रसारण करना है। एक जगह से दूसरे जगह संकेतों को ट्रांसफर करना आपका न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य होता है। इसे रट्टा मार लो। आपने देख लिया कि टोटल 38 क्वेश्चन में न्यूरोट्रांसमीटर से कितने बार आपके सवाल पूछ लिए गए। मुझे लगता है कि 5वाँ क्वेश्चन है ये न्यूरोट्रांसमीटर का। इसलिए मैंने कहा था कि आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और न्यूरोट्रांसमीटर से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। 100% आपको सवाल डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो एक आपका केमिकल पदार्थ है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आपका संकेतों को ट्रांसफ़र करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35, किस मासिक अवस्था में स्त्री जनित और पुरुष जनित अंगों का विकास होता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। याद रखना आपसे विकास पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि निर्माण कब होता है। कितने लोग निर्माण और विकास में अंतर नहीं समझ पाते हैं। विकास कब होता है और निर्माण कब होता है? जब आप बचपन में होते हो, तो आपके स्त्री जनित और पुरुष जनित में जो अंग होता है, उसका निर्माण होता है बचपन में। लेकिन विकास पूछ रहा है, तो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, उस तरह आपका स्त्री जनित जो आपका लिंग होता है, वो उसका विकास होता है आपके यौवन टाइम में। जब आप जवान होते हो, तो आपके उस टाइम एज में आपका विकास होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और याद रखना विकास और निर्माण में अंतर।
जब अगर यही सवाल आपसे पूछ लेता कि किस मासिक अवस्था में स्त्री जनित और पुरुष जनित अंगों का निर्माण होता है, तो आप इसका आंसर क्या करते? तो ऑप्शन ए आप आंसर टिक आउट करते। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपके जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रकृति बनाम परिस्थिति विवाद में अध्ययन में क्या सिद्ध होता है? ये भी सवाल रट्टा मार लेना, ये सवाल अभी तक कम से कम जब से एनसीईआरटी चालू किया गया है, तो ये सवाल आपके 7वाँ 8वाँ बार पूछ लिया है। अलग-अलग लैंग्वेज में घुमा-घुमा कर पूछ रहा है, लेकिन जहाँ पर आप देखना नेचुरल बनाम परिस्थिति, तो आँख बंद करके इसका आंसर क्या टिक आउट कर दोगे? तो ऑप्शन ए टिक आउट कर देना। जहाँ पर प्रकृति है और उसके सामने जीन दिखे, तो आंसर आपका वही होगा। परिस्थिति आपका पर्यावरण होता है। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आपको अलग से मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन कराऊँ, आपके माइंड में क्लियर ना हो। मैं चाहता हूँ आप याद ना करो, आपके माइंड में छप जाए, आपको भूलने की ज़रूरत ना पड़े। इतना याद हो जाए कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर टिक आउट कर दो, मेरा प्रयास यही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलो आंसर देख लो और बताओ न्यूरोप्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? जस्ट मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। याद रखना न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोप्लास्टिसिटी अलग-अलग टर्म है। इसे दोनों एक मत समझ लेना। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके न्यूरॉन्स को गतिविधियों का पुनर्निर्माण करता है, उसे दोबारा रेडी करता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति के भावनात्मक और व्यवहारिक गुणों में किसमें मात्रा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? पहला ऑप्शन है जीनोटाइप, एक्सोटाइप, फेनोटाइप या ऑप्शन डी अलील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जीनोटाइप। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आज हमने 38 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैंने बार-बार बोला भी नहीं आपको लाइक और शेयर करने के लिए, लेकिन आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो। आप सोच सकते हो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाने के बाद आपको फिर आकर वीडियो शूट करना, वीडियो उसके बारे में डिटेल में जानना, उसके बाद आपको अच्छे से बताना काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बुक लेकर पूरा इतना सारा एक कॉल आया था, वो किसी इंस्टीट्यूट से एक मैम थी मुंगेर की, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। मुंगेर की एक मैम है, ठीक है? जिन्होंने अभी तक वो 6 टू 8 में टीचर हैं मुंगेर में। अभी वो तैयारी कर रही हैं साइकोलॉजी की, ठीक है? उन्होंने अपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी फ़ेमस नाम है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे आपके बीपीएससी की तैयारी करने वाले उसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने साइकोलॉजी के कोर्स लिए थे, कम से कम 4000 कुछ रुपए में उन्होंने कोर्स लिया था। उनको इतना सारा वीडियो दे दिया गया है, इतना उनको प्रैक्टिस सेट, उनको नोट्स दे दिया गया है, वो कन्फ्यूज़ हो चुके हैं उनको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास 1000 पेज का एक बुक मिल जाए और आपको पता ना हो कि उनमें 1000 पेज में इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप पेपर क्वालीफाई नहीं करोगे। आपको बस उतना पढ़ना है जो आपके पेपर में और आपके सिलेबस में दिया गया है। आपको 1000 बोरियाँ लेकर, 1000 वीडियो लेकर नहीं बैठ जाना है। 1000 वीडियो देख लो, 1000 बुक पढ़ लो, लेकिन आपके सिलेबस को पता ना हो कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है और आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो आपके 1000 वीडियो देखना बेकार है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में और आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाए। तो इसलिए अगर आप सीरियस हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हो, जो आपको सिर्फ़ 300 में आपको दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।